हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैटर इन अवर सराउंडिंग वाला जो चैप्टर है उसी में टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से 1 मिनट के अंदर रिवाइज करें। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। ठीक है। और इसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया था। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होते हैं, कुछ स्पेसेस होते हैं, गैप होता है उनके बीच में। यही रीजन है कि जब आप किसी 2 टाइप के मैटर को आपस में मिक्स करते हो तो वो आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं कई बार, और हमको दिखते नहीं हैं, पूरी तरीके से उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व करो तो वो शुगर पानी में पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, और ना ही वाटर का लेवल चेंज होता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हैं वाटर के और शुगर के, वो एक दूसरे के स्पेसिस में जाकर के बैठ गए हैं, वहां पे ट्रैप्ड हो गए हैं, उनको ऑक्यूपाई कर लिया है उन्होंने। इस कारण से हमको ये चीजें नहीं अपियर होती। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। अब किसी किसी में स्पेस कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो वो सब हम आज डिस्कस करने वाले थे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, उनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण इनका मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं। और इस मोशन के कारण ही ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में इंटरमिक्स भी हो जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है। कोई भी एक फॉर्म ऑफ मैटर जब दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर के अंदर मिक्स हो जाए या उसके पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो जाए तो इसके लिए एक टर्म दी गई है डिफ्यूजन। और फिर लास्ट हमने बोला था कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं, और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये पार्टिकल्स अक्सर आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हम लोग मैटर को डिवाइड करेंगे अलग अलग स्टेट्स में, और इनको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से हमारा मतलब क्या है कि जो नॉर्मली आप डे टू डे लाइफ में जो मैटर देखते हो अपने सामने में, वो किस स्टेट में है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो। क्या उनको आप पकड़ सकते हो, क्या उनको आप देख सकते हो, क्या उनका कोई वजन है, क्या उनको आप दबा सकते हो कि नहीं, कितने स्ट्रांग हैं वो, कितने हार्ड हैं, कितने सॉफ्ट हैं, ये सारी चीजों को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मैटर की, उन सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। और कुल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर तो सबको पता होना चाहिए। वैसे बुक्स में 3 मेंशन्ड होती हैं, कहीं भी अपन सॉरी जाते हैं तो 3 ही स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अपन अक्सर सुनते हैं, बट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम सबको पता होना चाहिए। होते तो बहुत सारे हैं, सिर्फ 5 ही नहीं होते, 12 होते हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। बट जो हम अक्सर देखते हैं सामने में या जिनके साथ हम डे टू डे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले इनके नाम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। चलो, नंबर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पहले ही बता चुका हूं, स्टार्टिंग में क्लासीफाई भी किया था हमने मैटर को, याद करो तो। फिर होती है लिक्विड स्टेट। नंबर 3 गैस, गैसियस स्टेट। अच्छा, ये जो 3 होती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। फंडामेंटल मतलब ये मेन है, ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये मेन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अक्सर यही आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेगी, और इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरा 12th क्लास तक, हमको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना रहता। बट इसके अलावा भी एक और स्टेट ऑफ मैटर और होती है 2। फोर्थ, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा पता है क्या होती है? प्लाज्मा जैसे वो लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती है, तो दैट इज प्लाज्मा एक्चुअली। जो सन होता है, स्टार्स होते हैं अपने, ये सब कैसे चमक रहे हैं, रात में दिखते हैं ना चमकते हुए, स्टार्स चमकते हुए दिखते हैं हमको, सब प्लाज्मा है। वो नियॉन साइंस आप देखते हो, कभी कभी बाहर निकलते हैं अपन तो कई सारे
शॉप वगैरह के सामने कुछ ऐसे ग्लो साइंस होते हैं जो चमकते रहते हैं, जलते रहते हैं, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा टीवी सुना होगा, आजकल प्लाज्मा टीवीज आते हैं, एलईडी टीवी आते हैं, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी प्लाज्मा की रहती है। तो बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसकी प्लाज्मा की। फिफ्थ फिफ्थ इसके बाद में आपका आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम शॉर्ट में बीईसी बोलते हैं, फुल फॉर्म बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी एक पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ये वाला एक्चुअली मैन मेड है, ये चीज याद रखनी है। ये सब आपके नेचुरल हैं, ठीक है, मतलब नेचर में भी पाए जाते हैं। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो मैन मेड है, मतलब जिसको इंसान ने बनाया है लेबोरेटरी में, नेचुरल नहीं है ये। और पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना इन दोनों के बारे में, बट फिर भी लास्ट में इन तीनों को पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन अपन कर लेंगे कि प्लाज्मा कैसे एग्जिस्ट करता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था इसको, ये सब चीजें अपन इसमें देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपन लेक्चर। इसको नोट कर लो, ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर सबको याद होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले अपन इन 3 से, सॉलिड, लिक्विड और गैस से। तो एक टेबुलर फॉर्म में इसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं अपन, मैं इसको मिटा रहा हूँ हेडिंग को। एक टेबल फॉर्म करते हैं अपन, इसमें यहाँ पे आप हेडिंग डाल लोगे प्रॉपर्टी, मतलब क्या प्रॉपर्टी देखने वाले हो आप, ठीक है। यहाँ पे हो गई आपकी प्रॉपर्टी, ऐसे कॉलम बना लेना, स्केल से खींच लेना, यहाँ पे तो थोड़ा टेढ़ा बनेगा। इधर सॉलिड के बारे में डिस्कशन करेंगे, सॉलिड में वो चीज कैसी होती है। यहाँ पे अपन देख लेंगे वही चीज लिक्विड में, और लास्ट क्या आ जाएगा, गैस। तो इस तरीके से अपन 3 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे इसको बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या है, गैस, ठीक है। ये चल, इधर अपन देखेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट कॉलम में, और फिर इसके बाद तीनों में कंपेयर करेंगे उसको कि तीनों में क्या चेंजेस आते हैं। तो स्टार्ट करें, टेबल ड्रॉ कर लो, जितने लोग लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, टेबल ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली नंबर 1 प्रॉपर्टी आती है शेप। शेप शेप तो सब जानते हैं क्या होता है भाई, जिस भी चीज को आप होल्ड कर सकते हो ना, किसी चीज का अगर शेप जानना है तो उसको आप पकड़ के देख लो, या उसको ड्रॉ करके देखो, शेप्स होते हैं। हर एक स्टेट ऑफ मैटर के कुछ ना कुछ शेप हैं। आपके सामने अगर आयरन की रॉड पड़ी हुई है तो उसका एक शेप होगा, ये मार्कर है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है। बॉल होती है जो क्रिकेट की बॉल, उसका भी एक राउंड शेप होता है। तो हर एक स्टेट ऑफ मैटर की कुछ ना कुछ शेप होते हैं। अब तीनों में शेप का क्या डिफरेंस होता है, देखो जरूरी नहीं है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का शेप फिक्स हो। अब आ जाओ समझते हैं। तो शेप की अगर हम बात करें तो सॉलिड के केस में शेप हमेशा कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड का शेप कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है, मतलब फिक्स्ड। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या कोई भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर आपको दिख जाए, उसका आप शेप नोटिस करना, फिक्स रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने में मान लो कोई कॉपी पड़ी, पेन पड़ा हुआ है, आपके सामने में कोई पेन रखा हुआ है, अब उस पेन को आपने होल्ड किया और होल्ड करने के बाद उसका शेप चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं होता। हर एक सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनाइट होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें, सॉलिड की केस की बात हो गई, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता भाई। लिक्विड को आप कभी देखना, पानी को देखना, पानी को आप जिस भी जगह में डालो उसकी तरह बन जाता है। अगर आप पानी को एक बोतल में फिल करो तो वो बोतल का शेप ले लेगा, अगर वही पानी को आप किसी बर्तन में डाल दो तो बर्तन के शेप में आ जाएगा, पाइप में डालो तो पाइप का शेप ले लेगा। तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। तो हम यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं, दे टेक दी शेप ऑफ कंटेनर।
जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे, लिक्विड उस कंटेनर का शेप ले लेता है। ये होती है खास बात किसकी? लिक्विड की। गैस की बात करें, गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता भाई। गैस को तो हम देख ही नहीं सकते। आपके सराउंडिंग में जितनी भी गैसेस हैं, क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो गैस का भी कोई शेप नहीं होता। इनफैक्ट गैस की क्या खास बात होती है, अभी देखते हैं। आ जाओ, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें भी क्या होता है? नो डेफिनेट शेप। अब जैसे लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में वो आप किसी भी कंटेनर में डालो तो वो उसी का शेप ले लेता है। गैसेस को अगर आप किसी कंटेनर में डालोगे तो गैस में खास बात होती है कि गैस पूरे कंटेनर को फिल कर लेती है। अगर आपने एक छोटे से कमरे में गैस छोड़ दी कोई, तो वो गैस पूरे कंटेनर में, पूरे कमरे में फैल जाएगी। जैसे अगरबत्ती का एग्जांपल लिए थे ना अपन। आप एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाओ, तो अगरबत्ती का जो धुआं है, तो गैसेस फेज हुई, तो वो धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। तो गैस में आप क्या लिख सकते हो? गैस क्या होता है? दे स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट मतलब फैल जाते हैं। दे स्प्रेड आउट टू फिल द होल कंटेनर। गैसेस को आप कभी भी किसी कंटेनर में अगर छोड़ दो तो वो पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जबकि लिक्विड क्या होते हैं? कंटेनर का शेप लेते हैं। जितना आपने जिस शेप के कंटेनर में फिल किया होगा और जितना फिल किया होगा लिक्विड, उतना वो शेप उसका ऑक्यूपाई कर लेगा। लिक्विड में ऐसा नहीं है कि पूरी जगह फैल गए। गैसेस में होती है चीज। तो अभी इसका रीजन भी समझेंगे हम। ऐसा क्या होता है गैस में कि पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं, और इसमें ऐसा क्या होता है कि उसका शेप ले लेते हैं, और इसमें ऐसा क्या होता है कि शेप चेंज नहीं हो सकता, फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है। तो ये चीज अपन समझेंगे आगे। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन मत करना। जैसे सॉलिड में रबर आती है, इरेजर जो होती है, रबर आप यूज करते हो, रबर बैंड। रबर बैंड में आप देखो, उसको खींच के देखो तो शेप चेंज हो जाता है उसका। तो आप बोलोगे ये तो शेप चेंज हो रहा है यहाँ पे, फिर डेफिनेट शेप कैसे हुआ सॉलिड का? तो रबर माना सॉलिड है और उसका शेप चेंज भी होता है, बट एक बार आप उसको छोड़ दो तो वो वापस से अपने पुराने शेप में ही आ जाता है। तो हमको अल्टीमेटली ओवरऑल शेप देखना है, ये नहीं देखना कि आप उसको खींच रहे हो। आप पुल करोगे तो शेप चेंज ही होगा ना। पर नॉर्मली बिना कोई उस पर फोर्स लगाया, बिना कोई चीज अप्लाई की अगर आप उसको देखो या पकड़ो तो शेप तो फिक्स है रबर बैंड का। ये चीज होती है। चलो, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई ये कर सकते हैं। अगर मैं किसी सॉलिड को किसी एक जगह रखूं तो क्या वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या उससे ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? तो ये चीज यहाँ पे हमको समझनी है। मतलब जितना उनका साइज है उससे ज्यादा शेप, तो उससे ज्यादा वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हो। ये चीज हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखो, सॉलिड जो होते हैं इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इनकी वॉल्यूम भी फिक्स है। अगर आपके सामने कोई क्यूब रखा हो, सॉलिड का क्यूब रखा हो, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स ही रहेगी हमेशा। अब उसको आप कहीं भी रख दो, उसको आप टेबल पे रख दो, उसको आप हाथ में पकड़ लो, उसको आप ऐसे जमीन में हवा में उछालते रहो, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। उसका वॉल्यूम, उसका डायमेंशन तो उतना ही रहेगा ना। वो कैसे चेंज हो सकता है? ये मार्कर है। अब ये मार्कर ऐसा थोड़ी ना है कि आपने 2 मिनट बाद उठाया तो मोटा हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गई इसकी। उतना ही रहेगा ना। तो सॉलिड्स की वॉल्यूम फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। लिक्विड, लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स होती है। लिक्विड ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे कि आपने एक 2 लीटर की बॉटल ली और उसके अंदर आपने लिक्विड भर दिया, 2 लीटर लिक्विड भर दिया। ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है ना, 2 लीटर की, 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है। तो 1.5 लीटर 2 लीटर से अपना मतलब होता क्या है? 1.5 लीटर 2 लीटर उसकी वॉल्यूम होती है, मतलब वो कितना लिक्विड ऑक्यूपाई कर सकता है। अब अगर किसी बॉटल में 2 लिक्विड वाटर है तो वो वाटर की वॉल्यूम 2 लीटर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप घर में लेकर के आए, आपने उसको हिलाया तो बट से 3 लीटर हो गई। भाई जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम होगा किसका? किसी लिक्विड का। तो यानी कि इनकी वॉल्यूम भी क्या हुई? फिक्स हुई, डेफिनेट हुई, चेंज नहीं कर सकते। हालांकि लेटर ऑन जब आप हायर क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा लिक्विड की भी वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकती है। तो वो एक्चुअली कंडीशंस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब चीजें अलग होती हैं। बट फिलहाल लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स रहती है। गैसेस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती।
गैसेस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम। भाई हमने क्या बोला, गैस हमेशा स्प्रेड होती है, फैलती है। अगर आपने इतनी सी गैस ली है, मान लो आपने थोड़ी सी गैस ली और एक जगह आपने बहुत सारी गैस ली, और दोनों गैस को आप एक ही कंटेनर के अंदर अगर छोड़ दो, तो दोनों गैस जो होंगी वो पूरी तरीके से कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ गैस ली तो वो थोड़ा सा कॉर्नर में आके बैठ गई किसी कंटेनर में, नहीं, वो भी पूरे कंटेनर में फैल जाएंगी। और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस ली है तो वो भी पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाएगी। तो गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। गैस मतलब आजाद है, फ्रीडम, फुल फ्रीडम होती है गैस को। उसके पार्टिकल एकदम फ्री होते हैं, जहां भी छोड़ दो घूमते रहते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। तो इसके लिए इनकी ना वॉल्यूम फिक्स होती है ना इनका शेप फिक्स होता है। तो समझ में आया, ये दो पॉइंट क्लियर हुए पहले, शेप और वॉल्यूम। चलो अब अपन, ये तो बेसिक डिफरेंसेस हो गए शेप और वॉल्यूम वाले, जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम कुछ उन प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं जिनको आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, मतलब जिनको आप फर्स्ट एकदम नेकेड आई से देखो तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है वो, बट स्टिल वो चीजें इनमें डिफरेंशिएट होती हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। याद करो, पार्टिकल्स की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी। एक तो उनके बीच में स्पेसिस कैसा होता है, दूसरा मूव होते हैं कंटिन्यूसली, और तीसरा उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। तो मैंने बोला था जब मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा था कि अगर हम स्पेस की बात करें तो पार्टिकल्स में स्पेस अलग अलग होता है, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग। वैसे ही उनके बीच में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का, वो भी तीनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इन तीनों का डिफरेंस अब हम देखने वाले हैं। तो तीसरा फीचर हम यहाँ पे देख लेते हैं, हेडिंग लगा लेंगे, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा होता है, तीनों में कम होता है, ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें ज्यादा होता है, इसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें तो बच्चों, सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, एकदम क्राउडिंग होती है सॉलिड में। देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक सॉलिड बना रहा हूँ इस तरीके से, तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ये देखो, ये पार्टिकल्स हैं, ये मैं क्या बना रहा हूँ, सॉलिड के पार्टिकल्स। तो एकदम क्राउडिंग होती है यहाँ पे, ओवर क्राउडिंग, मतलब पार्टिकल्स के बीच में देखो बहुत ही कम स्पेस है, ना के बराबर। यहाँ यहाँ आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये आपके क्या है, दीज आर स्पेसेस, दिख रहे हैं। तो बहुत ही कम स्पेस होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एकदम जैसे भीड़ में आप जाते हो ना, जगह नहीं है कहीं निकलने की, उस तरीके से एकदम कॉम्पैक्टली डेंसली अरेंज्ड होते हैं। इस कारण से इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, वेरी लेस स्पेस। लिक्विड की वहीं पे अगर हम बात करें तो इनमें स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल्स में। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिक्विड दिखाना चाहूँ इस तरीके से, मान लो इसके अंदर लिक्विड भरा है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ना थोड़े स्पेसेस होते हैं। ये देखो, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़े स्पेसेस होते हैं, तो हम बोल सकते हैं दे हैव लार्ज स्पेसेस, दे हैव लार्ज स्पेसेस। तो लिक्विड को थोड़ी सी फ्रीडम होती है मूव होने की। देखो, यही रीजन है कि सॉलिड जो होते हैं इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि इनके में पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। अब स्पेस ही नहीं है तो फिर ये इधर उधर मूव नहीं हो सकते, तो एक ही जगह बैठे रहेंगे, वैसा ही शेप रहेगा इनका, शेप भी चेंज नहीं कर सकते। जबकि लिक्विड में थोड़ा सा गैप आ गया, अब इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, तो स्पेस होने के कारण अब ये पार्टिकल थोड़ा ना इधर उधर मूव हो सकते हैं। आप खुद सोचो, आप एक भीड़ में हो जहां पे आपको घूमने की जगह नहीं है, निकलने की जगह नहीं है, तो आप कहीं हिल डुल नहीं सकते, वैसे के वैसे ही फंसे रहोगे आप। और अगर थोड़ा सा स्पेस मिल गया तो आप इधर उधर चहलकदमी कर सकते हो। तो यही चीज होती है यहाँ पे, इसी कारण से लिक्विड फ्लो हो सकता है। अभी आगे देखेंगे हम। भाई पानी, आप कभी पानी डालने की कोशिश करना, पानी बहता है, सॉलिड थोड़ी ना बहते हैं। या आपने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नीचे डाला, वो बहता हुआ चला गया, मारकर बहता हुआ चला गया, ऐसी चीज इसमें नहीं होती। बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में तो बहुत ही लार्ज स्पेस होता है, वेरी लार्ज स्पेस। गैसेस में क्या होता है, वेरी लार्ज स्पेस, गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है।
पार्टिकल्स के बीच में। इसी कारण से गैसेस में सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है। ये देखो बड़े बड़े स्पेस होते हैं गैस में, दिख रहा है, लार्ज स्पेसेस। गैसेस के पार्टिकल्स और ज्यादा फ्री होते हैं और फ्रीडम होती है इनको। यही रीजन है कि गैस पूरे कंटेनर में क्या हो जाती है, फैल जाती है। किसी एक कमरे में अगर आप अगरबत्ती जलाओ तो पूरे कमरे में क्यों फैल रही है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है, फ्रीडम है उनको, तो वो इधर उधर मूव हो सकते हैं, इधर उधर फैल सकते हैं, जा सकते हैं। इस कारण से गैस हमेशा स्प्रेड होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स का, नोट कर लो। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में स्पेस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बोला था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, एक मिनट इसको मैं फोकस कर लूं। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है, चलो। तो मैंने क्या बोला था कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं। जब अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, इस अट्रैक्टिव फोर्सेस से ये पार्टिकल्स आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है आपस में इनका। अब सवाल ये उठता है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या तीनों में बराबर होती हैं, क्या तीनों में अलग अलग होती हैं? खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। देखो, हर एक प्रॉपर्टी दूसरे से कनेक्टेड है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल से ये सब कनेक्टेड था। अगेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन स्पेस बिटवीन पार्टिकल। सोचो, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे के बहुत ही पास हैं, और बहुत पास होंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा ना भाई। एकदम पास पास चिपके हुए हैं, एकदम पास पास है, गैप ही नहीं है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना भाई। एक पॉसिबल रीजन ये भी बोल सकते हो आप, लेस स्पेस सॉलिड में होने के पीछे रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, इसको आप इसके बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या इसको आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये भी बोल सकते हो कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इस कारण से पार्टिकल एक दूसरे के पास है, जबकि गैसेस में सबसे कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, आप एक दूसरे से अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हो तो दूर भागोगे ना फिर, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है यहाँ पे। तो अगर हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में क्या होगी, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बहुत पास है। लिक्विड में क्या होगी, लेस होगी, थोड़ी कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। जबकि इसमें क्या होती है, मिनिमम। सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसमें होती हैं, गैसेस के केस में। यही रीजन है कि गैस के पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं दूर दूर तक। समझ में आया? चलो, फिफ्थ डिफरेंस, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई स्पेस वाली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, और एक क्या थी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स का मूवमेंट किस तरीके से है, कम है कि ज्यादा है। तो खुद सोचो, लॉजिक लगाओ भाई। यहाँ पे स्पेस इतना कम है सॉलिड में, और स्पेस कम है, साथ ही साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब पार्टिकल्स के बीच में एक तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं स्ट्रांग, और दूसरा एक दूसरे के एकदम पास है, गैप ही नहीं है। अब आपको अगर मैं एक ऐसे कमरे में घुसा दूं जहां पे कोई भी मतलब जगह नहीं हो, खाली भीड़ हो पूरी, सब एकदम एक दूसरे से ऐसे फंस के घुसे हुए हैं। ठीक है, जैसे अपन मार्केट जाते हैं, खूब भीड़ वाले मार्केटों में तो फंस जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो इमेजिन करो आप किसी ऐसे ओवर क्राउडेड कमरे में हो जहां पे आपको घूमने की जगह नहीं है, स्पेस नहीं है बीच में, और एकदम क्राउडिंग है, तो क्या आप वहां पे मूव हो सकते हो? नहीं मूव हो पाओगे ना। ट्रेनों में जाते हैं, ज्यादा भीड़ होती है तो आप मूव ही नहीं हो सकते, इस बोगी से उस बोगी में जा ही नहीं सकते आप, बस वही चीज है। तो क्या सॉलिड में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि पार्टिकल इतने पास पास हैं कि उनको मूव होने की जगह नहीं है। तो सबसे कम मूवमेंट किसका होगा पार्टिकल्स का, सॉलिड में,
और सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन कर रहे होंगे? गैस के पार्टिकल्स। देखो कितने फ्री हैं वो, तो बहुत ही आजाद है वो, फ्रीडम है उनको, आराम से इधर उधर टहल रहे होंगे, खूब तेजी से मूवमेंट कर रहे होंगे। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? वेरी लेस, बहुत ही कम होता है यहाँ पे मूवमेंट पार्टिकल्स का। अच्छा, पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी ऑब्वियसली। काइनेटिक एनर्जी जितनी कम, मूवमेंट उतना कम होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करती है मूवमेंट को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि सॉलिड में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस ड्यू टू लेस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी कम है ड्यू टू लेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इस कारण से मूवमेंट भी बहुत ही कम होता है। किसके केस में? सॉलिड के केस में। अच्छा, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में थोड़ा मूवमेंट ज्यादा होता है, तो आप हाई लिख सकते हो। ठीक है, हाई मूवमेंट, ज्यादा होता है मूवमेंट, सॉलिड से ज्यादा होता है हाई मूवमेंट। अगेन रीजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी। भाई लिक्विड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से क्या है? ज्यादा है। देखो आपस में गैप भी है, थोड़ा फ्रीडम भी है यहाँ पे। तो हाई मूवमेंट ड्यू टू इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं के, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, सॉलिड से ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पेस है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, है ना, लार्ज स्पेसेस हैं। और ये देखो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, तो इस कारण से ये लोग थोड़े फ्री होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो हाई मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का ड्यू टू इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और गैसेस की अगर हम बात करें तो भाई गैसेस के केस में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, वेरी हाई मूवमेंट, वेरी हाई मूवमेंट, फुल फ्रीडम, वेरी हाई मूवमेंट ड्यू टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। भाई गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। यही रीजन है कि गैस के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, एंड बिकॉज ये बहुत ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं इस कारण से ये दूर दूर हो सकते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाती हैं, स्पेस बढ़ जाता है। तो मैंने ये बोला, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज आपस में ही कनेक्टेड हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड में स्पेस कम है तो उसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो पार्टिकल पास हैं एक दूसरे के, मूवमेंट बहुत ही कम है, ना के बराबर है, इसलिए इनके बीच में स्पेस भी कम है। तो एक प्रॉपर्टी को आप बाकी दो से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मेन डिफरेंसेस हैं किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में। दीज आर दी मेन डिफरेंसेस, ये 5 डिफरेंसेस मेन है। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल डिफरेंसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं, आ जाओ यहीं पे लिख लेते हैं। सिक्स्थ डिफरेंस डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग। जो भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये आपस में किस तरीके से इंटरमिक्स हो रहे हैं। क्या आसानी से इंटरमिक्स हो सकते हैं ये, या इनको इंटरमिक्स करना मुश्किल है? ये सब चीजें हमको डिफ्यूजन में पढ़नी है। मतलब अगर आप किसी सॉलिड को किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में अगर मिक्स करना चाहो तो क्या ये इजीली मिक्स हो सकता है उसमें, क्या इसका डिफ्यूजन पॉसिबल है कि नहीं है? तो ये चीज हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन में। तो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, बहुत ही कम होता है। सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है, ये लिक्विड के साथ मिक्स हो सकते हैं। भाई आप पानी में शुगर डाल सकते हो ना, शुगर क्या है? सॉलिड है। पानी क्या है? लिक्विड है। तो जब हम पानी में शुगर डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाती है ना, उसी को तो डिफ्यूजन बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉलिड में आप क्या लिख सकते हो? दे कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड्स में ऑल्दो डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है, बट ये लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं, और वो भी आप
फास्ट नहीं बोल सकते, डिफ्यूजन स्लो ही होता है। जब आप पानी में शक्कर मिलाते हो तो शक्कर ऐसा तो है नहीं कि पानी में डालते ही घुल गई। भाई शक्कर डालने के बाद आपको उसको मिक्स करना पड़ता है, चाहे गर्म भी हो पानी, गर्म ही क्यों ना हो, गर्म पानी में भी शक्कर डालोगे तो थोड़ा मिक्स तो करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जाते ही उसमें मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो डिफ्यूजन स्लो होता है इनका, सिर्फ लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। जबकि लिक्विड्स में क्या होता है, डिफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड। सॉलिड्स के मुकाबले लिक्विड का डिफ्यूजन ज्यादा होता है, लिक्विड और आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि आप एक पानी के कंटेनर में, एक गिलास पानी में आप इंक की बूंद डाल दो, तो इंक भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। वो इंक अपने आप उस पूरे पानी में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, अपने आप उस पूरे लिक्विड में वो डिफ्यूज हो जाएगी, अपने आप इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इसका डिफ्यूजन क्या होता है लिक्विड्स का, काफी बेटर होता है। जबकि गैसेस का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, दे आर हाईली डिफ्यूजिबल। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, गैस में। 2 या 3 या 4 टाइप की गैस ले लो आप, और उन 4 टाइप की गैस को आप जैसे ही एक जगह पे छोड़ोगे, एक कंटेनर के अंदर डालोगे, तो इमीडिएटली सारी की सारी गैसेस के पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। अगेन आपको रीजन पूछा जा सकता है क्यों गैसेस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है। रीजन भाई ऊपर में ये जो तीनों चीजें बताई, भाई स्पेस बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा स्पेस होगा पार्टिकल्स उतनी जल्दी आपस में मिक्स हो सकते हैं। भाई आप खुद सोचो, अगर किसी कमरे में भीड़ कम है तो आप आसानी से जाके अपनी जगह ले सकते हो। जैसे हम ट्रेन में घुसते हैं ना, ट्रेन में घुसते हैं तो आपको अगर बर्थ खाली मिल गई सारी, तो आप तुरंत आसानी से जाके अपनी सीट ऑक्यूपाई कर सकते हो, आपको समय नहीं लगेगा अपनी जगह खोजने में। तो मतलब आप इजीली डिफ्यूज हो पा रहे हो। तो गैसेस में स्पेस देखो बहुत ज्यादा होता है, इतना लार्ज स्पेस है कि ये आराम से डिफ्यूज हो जाते हैं। मूवमेंट भी बहुत फास्ट है, जितना मूवमेंट पार्टिकल्स का ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी इंटरमिक्स होगी। भाई जितनी जल्दी तेज दौड़ के आप कोई सीट को ऑक्यूपाई करोगे, उतनी जल्दी आप वहां पे बैठ सकते हो, उतनी जल्दी आप वहां पे अपने आप को प्लेस कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है डिफ्यूजन का। नंबर 7, सेवंथ डिफरेंस, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब ऐसे पिचकाना, दबाना। किसी चीज को अगर आप दबा सकते हो, अगर उसको मतलब पिचका के छोटा कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी तीनों में क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के केस में। तो देखो सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल। भाई क्या आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर सकते हो? मैं आपको बोलूं कि मार्कर को मुझको पिचका के छोटा कर दो, कर पाओगे? टूट जाएगा। आप इसको पिचकाने की कोशिश करोगे, ब्रेक हो जाएगा। जो क्रिकेट की बॉल होती है उसको आप पिचका सकते हो क्या? भाई अब आप बोलोगे हाँ हम तो पिचका सकते हैं, रबर की बॉल है पिचका दो, पर छोड़ने के बाद वापस उसी जगह आ जाती है ना। कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को। रीजन यही है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं है। अब आप कितना पिचकाओगे उनको? भाई किसी जगह पे कहीं कमरे में आपने लोगों को घुसा दिया, आप जगह ही नहीं है, वहां पे भीड़ है, स्पेस ही नहीं है, वहां पे आप और कैसे पुश करोगे उनको, कैसे दबाओगे? समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग होने के कारण इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। पार्टिकल्स जाएंगे कहाँ? साइज में छोटे तो हो नहीं जाएंगे, जितना साइज होगा उतना ही साइज होगा उनका, तो अल्टीमेटली टूट जाएंगे अगर ज्यादा करोगे। लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, बट अगेन उतना ज्यादा कंप्रेशन इसमें भी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी हम लिखते हैं नेग्लिजिबल। जबकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस में आप मेंशन कर सकते हो, गैसेस क्या होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होती हैं? गैसेस। और गैसेस को कंप्रेस करके ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, जैसे सीएनजी। सीएनजी आपने सबने सुना होगा, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म ही ये होता है। तो ये सब क्या है? ये सब गैसेस कंप्रेस्ड हैं, है ना। इनको सिलेंडर में कंप्रेस करके भर दिया जाता है, फिर इससे गाड़ियां चल रही हैं, कुकिंग हो रही है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज ऑल्सो कंप्रेस्ड।
गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर टाइटली पैक किया हुआ है। ठीक है, जैसे अपन डीओ वगैरह यूज करते हैं, तो जब डीओ वगैरह को हम दबाते हैं, ऐसे पुश करते हैं, तो एकदम से गैस रिलीज होती है बाहर, बिकॉज उसके अंदर गैस को कंप्रेस करके इंसर्ट किया हुआ है। तो ये है कंप्रेसिबिलिटी का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफ्यूजन हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट रिजिडिटी। रिजिडिटी अब रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी मतलब होता है कितने हार्ड है वो। रिजिड मतलब फर्म। ठीक है, किसी चीज को अगर आप बेंड नहीं कर सकते या किसी चीज को आप इधर उधर मॉडिफाई नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, तो हम ये बोलते हैं कि वो रिजिड होते हैं, एकदम कड़क, टाइट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। तो ये चीज तो बता सकते हो आसानी से। सबसे ज्यादा रिजिड कौन होंगे? सॉलिड। भाई सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं। क्या आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को इजीली दबा सकते हो? क्या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, जैसे ये है मार्कर है, क्या मैं मार्कर को इजीली ऐसे मोड़ पा रहा हूँ? नहीं मोड़ सकता ना। ये टाइट है, हार्ड है, ये रिजिड है। ठीक है, तो ये होते हैं वेरी रिजिड। जबकि लिक्विड में लेस होती है रिजिडिटी, लेस रिजिड होते हैं लिक्विड, थोड़ी रिजिडिटी कम होती है लिक्विड में। और सबसे कम किस में होती है? गैसेस में। इनफैक्ट इसमें हम बोलते हैं नो रिजिडिटी। गैसेस में कोई रिजिडिटी नहीं होती। भाई गैस तो आप पकड़ ही नहीं सकते है ना, उसको क्या दबाओगे आप, क्या मोड़ोगे उसको? गैस में कोई रिजिडिटी नहीं है। गैस मतलब एकदम फ्रीडम, फुल फ्री, कहीं भी निकल जाए। तो ये हो गई रिजिडिटी। नाइन्थ आता है फ्लूइडिटी। नाइन्थ आता है फ्लूइडिटी। देखो बहुत सारे डिफरेंसेस दिखा दे रहा हूं मैं, ये सारी चीजें बहुत यूज होती हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट करने में, इसलिए सब चीजों के बारे में मैं बता दे रहा हूं। फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो। यहां पे लिख सकते हो, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू फ्लो। मतलब इनको अगर आप ऐसे फेंको या इनको अगर आप किसी जगह पे छोड़ दो, तो क्या ये फ्लो हो सकते हैं अपने से, बहना। फ्लो मतलब बहना। तो फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू फ्लो। तो सॉलिड क्या बह सकते हैं? नहीं बह सकते, है ना। भाई किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे डाल दो तो वो अपने से फ्लो होता हुआ निकल जाएगा क्या? नहीं निकल सकता ना। तो अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें, सॉलिड के केस में फ्लूइडिटी क्या होती है? नहीं होती। तो दे कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो। जबकि लिक्विड काफी अच्छे से फ्लो होते हैं, कैन फ्लो इजीली। भाई पानी को देख लो आप, पानी कितनी आसानी से फ्लो हो जाता है, कहीं से भी वाटर को आप ऐसे डाल दो, जमीन में बहता हुआ चला जाएगा। तो दे कैन फ्लो इजीली, पानी बहुत आसानी से फ्लो हो सकता है। जबकि गैसेस में और भी ज्यादा अच्छी फ्लूइडिटी होती है, तो दे कैन फ्लो मोस्ट इजीली। सबसे आसानी से कौन फ्लो हो सकते हैं? गैस। अगेन रीजन क्या है फ्लूइडिटी के पीछे? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। भाई यहाँ पे पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड है, फ्रीडम ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है ज्यादा पार्टिकल्स का, तो फ्लो कैसे करेंगे? फ्लो होने के लिए भी पार्टिकल्स को मूव होना जरूरी है, वो मूव होंगे तभी कोई चीज आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही गैप नहीं है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम है, तो फ्लूइडिटी है ही नहीं। जबकि यहाँ पे फ्लूइडिटी अच्छी खासी होती है, क्योंकि स्पेस आ गया पार्टिकल्स में, और यहाँ तो बहुत स्पेस है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है इनका, तो ये इजिली फ्लो कर जाते हैं गैसेस। तो ये डिफरेंस हो गया फ्लूइडिटी का, इतना लिख लो। एक डिफरेंस और है, फिर एग्जांपल्स देख के खत्म करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को। चलो ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, इतना तो लिख लिया होगा, शेप और वॉल्यूम। ठीक है, तो इतने डिफरेंसेस समझ में आए। ये जो लास्ट लास्ट के बता रहा हूँ जानबूझ के एक्स्ट्रा डिफरेंसेस हैं, देखो जितना ज्यादा लिखोगे या जितना ज्यादा याद रखोगे उतना बेटर है। स्पेसिफिक कंटेंट याद करके जाओगे तो फिर उसमें बनाने नहीं बनता, ये समझ नहीं आता कि लिखें क्या, और इतना तो लिख दिए। तो जितना ज्यादा कंटेंट हो आपके पास उतना बेटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितने भारी हैं। जैसे सॉलिड अक्सर आपने देखा होगा भारी होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप पकड़ो भारी होते हैं। लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में कम भारी होते हैं, ज्यादा नहीं होते भारी। और गैसेस तो बहुत ही हल्की होती है। भाई गैसेस का भी वजन होता है, गैसेस का भी वजन होता है।
पर गैसेस का वजन उतना नहीं होता जितना सॉलिड का होता है। तो डेंसिटी मतलब क्या होता है, कितने भारी है वो। डेंसिटी आगे पढ़ोगे लेटर ऑन, डेंसिटी निकाली भी जाती है मास अपॉन वॉल्यूम से। फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। सबसे ज्यादा डेंस होते हैं ये। लिक्विड में क्या होती है डेंसिटी, मॉडरेट, और गैसेस में होती है लो। अगेन आप इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो पार्टिकल्स एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं आपस में, तो डेंसिटी इस कारण से बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ थोड़ा स्पेस आ जाता है तो डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, और यहाँ तो देखो खाली स्पेसेस हैं। भाई कोई चीज अंदर से खोखली होती है तो उसका वजन कम होता है, उसका भारीपन कम होता है कि ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको एक रॉड दे दूं आयरन की, पूरी सॉलिड आयरन की रॉड, और एक जगह आपको दे दूं खोखली है आयरन की रॉड जो अंदर से खोखली है, तो किसका कौन बारा भारी लगेगा आपको, खोखली वाली के सॉलिड वाली। ऑब्वियसली जो रॉड खोखली होगी अंदर से, जिसमें गैप होगा, स्पेस होगा, वो आपको हल्की लगेगी वजन में। वही तो है डेंसिटी। तो गैसेस में देखो बहुत स्पेस है, स्पेस ज्यादा होने के कारण थोड़े स्पेसेस आ जाते हैं तो हल्की हो जाती है वो चीज, इस कारण से डेंसिटी गैस की काफी कम रहती है। तो रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, डेंसिटी, ये स्पेशल टर्म्स हैं जो लास्ट लास्ट में लिखाई है मैंने। बस लास्ट आते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स तो सॉलिड में तो यार कितने काउंट है, कुछ भी बोल सकते हो, आयरन रॉड, चेयर, वुड। हाँ इसमें तो लिख सकते हो ना एग्जांपल, फैन, पेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सॉलिड होते हैं। लिक्विड में क्या आ जाएगा, वाटर, मिल्क, जूस, एटसेट्रा, कुछ भी बोल सकते हो लिक्विड, सब एग्जांपल बोल सकते हो लिक्विड के। गैसेस में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगी, ठीक है, एयर आ जाएगी, आपकी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, गैसेस हैं ये सब, एयर, ऑक्सीजन। इवन वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, ये पानी की बहुत ही छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये लिटरली गैस फॉर्म में रहते हैं। वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते रहते हैं। यही वाटर वेपर्स अल्टीमेटली ऊपर जाके क्या बनाते हैं, रेन वाटर, बारिश का पानी, इन्हीं का कन्वर्जन हो जाता है वाटर में। ये अपन आगे पढ़ेंगे वाटर वेपर से वाटर कैसे बनता है। तो ये हो गए सब आपके एग्जाम्पल्स किसके, सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के। और इसी के साथ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का मेजर डिफरेंस कवर हो गया अपना। कुल 11 पॉइंट्स का डिफरेंस है, और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और वो उतने ज्यादा आपको पढ़ने नहीं है। लेटर ऑन जैसे जैसे आगे हायर क्लासेस में जाओगे और भी प्रॉपर्टीज आएंगी जिनके बेसिस पे आप इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो क्या क्या डिफरेंसेस हुए, शेप का हुआ, वॉल्यूम का हुआ, फिर स्पेस बिटवीन पार्टिकल। एक बार तुरंत रिवाइज करें, शेप में क्या बताया था, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, ये कंटेनर का शेप लेती हैं। गैसेस का शेप तो फिक्स नहीं होता, ये फैल जाती है कंटेनर में। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स रहता है, लिक्विड का भी फिक्स रहता है वॉल्यूम, जबकि गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं। स्पेस बिटवीन पार्टिकल बहुत ही कम होता है सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंस यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसमें कम होगी, और इसमें बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर। बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं गैस में। पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ही कम होगा, यहाँ पे देखो ओवर क्राउडिंग है, जगह ही नहीं है मूव होने के लिए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी लो है। फिर इसमें मूवमेंट ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा, बिकॉज वहां पूरा स्पेस है खाली घूमने के लिए। फिर ये सब देखे अपन ने, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको। ये थी 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब फटाफट से 10 मिनट के अंदर अपन दो जो अदर स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, और ये हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है अपन को, सिर्फ इन जनरल आइडिया, क्योंकि इन पे अभी भी स्टडीज चल रही है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पे तो अभी भी स्टडीज चल रही हैं, कैसे इनको यूज करा जा सकता है, कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बार बार। तो ये चीजें अपन देख लेते हैं। चलो, तो अब हेडिंग लगाओगे क्या, प्लाज्मा,
फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। चलो, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। चौथी स्टेट है मैटर की क्या? प्लाज्मा। क्या है? इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा बनती कैसे है? प्लाज्मा की एग्जिस्टेंस कैसे आई है? किस तरह से फॉर्म होती है? देखो, प्लाज्मा को हम बोलते हैं सीधी सीधी भाषा में सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मैटर। सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मैटर। अब मतलब क्या है इसका? सुपर हीटेड मतलब जिसको आपने बहुत ज्यादा हीट किया हो। अभी जो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देखी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? तो होता क्या है, देखो, जैसे अगर आप कोई सॉलिड ले लो, सॉलिड को अगर आप हीट करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। अभी अपन पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन कैसे होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का। सॉलिड को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। लिक्विड को अगर आप हीट करते हो तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में। और बच्चों, अगर आप गैस को भी हीट कर दोगे, अगर आपने गैस को भी हीट कर दिया तो इससे बनता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक्चुअली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो कि गैस के ही पार्टिकल्स को सुपर हीट करने से बनती है। बहुत ज्यादा हीट अगर आप कर दो किसी गैस के पार्टिकल्स को तो क्या बन जाती है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा। जैसे देखो, मान लो ये आपके गैस के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ये मैंने क्या बना दिए? गैस के पार्टिकल्स। गैस है, उसके पार्टिकल्स है, ठीक है? अब इसको आपने क्या कर दिया? हीट कर दिया। सुपर हीटिंग, ज्यादा हीट, हाई हीट। तो हीट करने से पता है होता क्या है? ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। कैसे? देखो, चार्ज अपन जानते होंगे, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यही पार्टिकल्स पे क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। दे कन्वर्ट इनटू चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या है? ये नॉर्मल गैस के पार्टिकल्स हैं। अभी ये कैसे हैं? न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इनको हम हीट करते हैं तो हीट करने से इन पार्टिकल्स पे क्या आ जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये क्या है? आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स। इनको हम आयंस भी बोलते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे अपन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। चार्ज्ड पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर जिन पे चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको हम आयंस बोलते हैं। ये होते क्या है? एटम्स होते हैं भाई। पार्टिकल्स मतलब एटम्स। तो जब एटम को आप हीट करते हो तो होता क्या है? अभी आप अपन पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कि जो एटम होता है आपका इस तरीके से होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है एटम में, और यहाँ पे क्या होते हैं? और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जब आप एटम को नीचे से हीट करते हो तो होता क्या है? हीट एनर्जी गेन करने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है। भाई ये भी क्या है? पार्टिकल्स ही तो है। जब आप किसी चीज को हीट करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फास्ट मूव करेंगे वो और ज्यादा। और फास्ट मूवमेंट के चक्कर में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? यहाँ से लॉस्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो एटम पे चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। अभी ये एटम न्यूट्रल है, अभी इसको मत देखो, ये न्यूक्लियस है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये क्या है? न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। अभी पढ़ेंगे, अभी तो वहां पे समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मली एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है एटम। पर जैसे ही आपने इसको कहीं से एनर्जी दे दी हीट की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन बाहर में से निकल के चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाहर जाते ही एटम पे चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये वही एटम है। और बाहर कौन निकल गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है कि जो प्लाज्मा होता है ये कैसे बनता है? प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय सुपर हीटिंग दी गैसियस स्टेट। गैस को हीट करने पे प्लाज्मा बनता है। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स।
इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से हमारा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गई कहानी, समझ में आ गई बात प्लाज्मा के बारे में। बस इतना ही याद करना है, और डिटेल में हमको प्लाज्मा के नहीं जाना है। एग्जाम्पल्स, लाइटनिंग, तो बिजली जो कड़कती है लाइटनिंग, दैट इज एक्चुअली प्लाज्मा, ठीक है। और आपका क्या हो गया, प्लाज्मा टीवीज हो गए, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेम स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। नियॉन साइंस जो होते हैं, जो ग्लो साइंस होते हैं, उनमें एक्चुअली क्या होता है, गैसेस होती हैं, वही गैसेस हीट होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं प्लाज्मा में, और ये चमकती हैं। इस कारण से वो ग्लो साइंस क्या होते हैं, जलते हैं। प्लाज्मा टीवी में भी यही होता है, हीट होता है तो पीछे से जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो चमकते हैं, उनके चमकने के कारण ही टीवी हमको दिखाई देता है। सेम गोज इन लाइटनिंग। नॉर्दर्न लाइट पता है क्या होती है नॉर्दर्न लाइट? ऑरोरा, ठीक है, ऑरोरा। नॉर्दर्न लाइट जो आपके वाले एरिया है ना, स्कैंडिनेविया वगैरह कंट्रीज हैं जो, वहां पे ना आसमान में ना एकदम ऐसे अजीब टाइप के कलर्स के दिखते हैं, एकदम कलर की रेज दिखती है, ग्रीन कलर की। कभी गूगल में सर्च करना नॉर्दर्न लाइट्स, बहुत ही सुंदर दिखती हैं, एकदम ऐसे मूव होती हैं, ग्रीन कलर की लाइट्स पूरे आसमान में चमकती हुई दिखती हैं, साफ आसमान में। दैट इज ऑल्सो बेसिकली व्हाट, प्लाज्मा। इसके अलावा आप लिख सकते हो स्टार्स, सन एटसेट्रा, ये सब प्लाज्मा है, सभी चमकते हैं। तो ये हो गई फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्या, प्लाज्मा। इसके बारे में लिख लो, थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए इसके बारे में, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। लिख लिया, नोट कर लिया, चलिए मिटाते हैं। अब क्या आता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखो वीडियो थोड़े से लेंथी बनते हैं, पर पेशेंस रख के इसको पढ़ना आसानी से, ठीक है। मैं जानबूझ के एक एक चीज को बार बार रिपीट करता हूँ, इस कारण से वीडियो की लेंथ ज्यादा रहती है, बट उसका कोई नेगेटिव चीज नहीं है, वो अच्छी चीज है। बार बार चीज बोलने से क्या होता है ना, वो चीज याद हो जाती है आसानी से। तो लेंथी वीडियोस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो उसको, सब समझ में आएगा। फास्ट फॉरवर्ड जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इत्मीनान से, शांति से कोई चीज अगर कवर करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो 20-20 मिनट, 25-25 मिनट कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का, ज्यादा टॉपिक कवर नहीं हो पाते उसमें। चलो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके अलावा ये मैन मेड है, क्या है ये, मैन मेड स्टेट ऑफ मैटर। अब मैन मेड का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया गया है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है, तो मैन मेड स्टेट ऑफ मैटर है। इसकी प्रेजेंस को सबसे पहले प्रिडिक्ट किसने किया था, प्रिडिक्टेड बाय सत्येंद्रनाथ, ये सत्येंद्रनाथ बोस, इंडियन साइंटिस्ट थे। इसी बेसिस पे नाम देखो क्या पड़ा है, बोस आइंस्टाइन, सत्येंद्रनाथ बोस, इन 1885, इन 1885, समझ रहे हो, सॉरी 1885 नहीं, 1985 में। तो इसको सत्येंद्रनाथ बोस ने सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया था, नोटिस किया था, मतलब उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था कि हाँ ये कोई एक स्टेट ऑफ मैटर हो सकती है। सत्येंद्रनाथ बोस वॉज इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने अपने पूरे वर्क का जो पूरा मॉडल है वो भेजा किसको, आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन ने इनकी थ्योरी को अप्रूव किया, और इससे निकल के एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आई जो हायर क्लासेस में भी नहीं, कॉलेज लाइफ में पढ़ोगे। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं जिसको हम, मैथमेटिक्स। तो प्रिडिक्ट किसने किया था इसकी प्रेजेंस को, सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने। अच्छा, ये तो सिर्फ इन्होंने प्रिडिक्ट किया था इसकी अकरेंस को, ये इसको बना नहीं पाए थे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन्होंने फॉर्म नहीं किया था, सिर्फ ये प्रूफ किया था कि ये एग्जिस्ट करता है। इसको एक्चुअली में प्रोड्यूस किसने किया था, ये प्रोड्यूस्ड बाय दो साइंटिस्ट थे,
कॉर्नेल एंड वीमेन, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से, कॉर्नेल एंड वीमेन, ठीक है, कॉर्नेल एंड वीमेन। इन्होंने इन 1995 में फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया था। तो ये एक्चुअली प्रिपरेशन हुई थी इसकी, 1995 में प्रोड्यूस किया गया था इसको। फिर उन्होंने बोस को ऑनर देते हुए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसकी प्रेजेंस को कंफर्म किया था, तो इन्होंने बोस को और आइंस्टाइन को ऑनर देते हुए इनको नाम दे दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, जनरल आइडिया है, तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वैसे साइंटिस्ट के नाम याद करना, बट पता होना चाहिए। अब ये देखो बनती कैसे है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे बनती है, जस्ट अपोजिट है ये प्लाज्मा के। प्लाज्मा कैसे फॉर्म हुआ था याद है, प्लाज्मा में हमने क्या किया था, एक स्टेट ऑफ मैटर को हीट किया था, गैस को हीट करने से वो चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए थे, टूट के पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स बन गए थे उसके, गैस के पार्टिकल्स के। तो क्या बन गया था, प्लाज्मा, सुपर हीटिंग। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपर कूलिंग करते हैं, सुपर कूलिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या करते हैं हम, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर ले लेते हैं, जैसे गैस ले लो, और उसकी हम क्या करते हैं, सुपर कूलिंग, ठंडा कर देते हैं। अब ठंडा करोगे अगर किसी चीज को तो क्या होगा, जब आप हीट कर रहे थे तो पार्टिकल्स टूट रहे थे, जब आप किसी चीज को ठंडा कर रहे हो तो वो उल्टा आपस में चिपकने लग जाएंगे। तो होता क्या है, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपस में ज्वाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो सुपर कूलिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कॉजिंग पार्टिकल्स या एटम्स बोल लो, पार्टिकल्स मतलब अपना मतलब क्या है, एटम्स, कॉजिंग पार्टिकल्स या एटम्स टू जॉइन टुगेदर, कॉजिंग पार्टिकल्स या एटम्स टू जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म्स, क्या फॉर्म करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं, क्लम्प्स फॉर्म कर लेते हैं, बड़े बड़े ऐसे क्लम्प फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका कोई गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, लेट से ये आपके गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या आप एटम्स भी बोल सकते हो इनको। यहाँ हम क्या करते हैं, इनको सुपर कूलिंग, ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने से क्या होता है, ये एटम्स हम मूव तो हो नहीं पाएंगे, ठंडा जितना करोगे काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। तो अब ये पार्टिकल क्या होते हैं ना, ये आपस में ही चिपकना स्टार्ट कर देते हैं, ये देखो आपस में चिपक के ये बड़े बड़े क्लम्प्स फॉर्म कर लेते हैं, ये बड़े बड़े क्लम्प्स, ठीक है, बड़े बड़े क्लम्प्स फॉर्म हो जाते हैं। तो यही होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बहुत सारी कहानी है इसके अंदर, ये इसको आप नहीं पढ़ सकते, अभी समझ नहीं सकते, इतनी नॉलेज मोर देन इनफ है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, एक टाइप का मैन मेड स्टेट ऑफ मैटर होता है, जिसको सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था, डेवलप किया था इन दो साइंटिस्ट ने। और ये कैसे होता है, सुपर कूलिंग करने से, ठंडा कर देते हैं हम मैटर को, ठंडा होने से उसके पार्टिकल आपस में ही जुड़ने लग जाते हैं, और जुड़ करके और बड़े बड़े पार्टिकल्स यहाँ क्लम्प्स फॉर्म कर रहे थे। क्लम्प्स मतलब थक्के जम जाते हैं ना, किसी चीज के चिपक जाती हैं चीजें आपस में। तो ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, समझ में आ गया। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी है, स्पेक्ट्रल, ठीक है, सर्च करना, गूगल करना, स्पेक्ट्रल, वेरी गुड मूवी। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तो साइंस फिक्शन है, ठीक है, साइंस फिक्शन मूवी है, ऐसा बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है उस मूवी में, बट इससे रिलेटेड है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से। तो ये हो गया अपना स्टेट्स ऑफ मैटर की कहानी खत्म। लंबा लेक्चर हो गया, आई नो, बट स्टिल सारी चीजें कवर हो गई इसमें। एवरी पॉसिबल पॉइंट, एवरी पॉसिबल थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर इटसेल्फ। अब और कहीं से आपको स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सब कवर करा दिया यहाँ पे। इवन प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी बता दिया, ये एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का, कि एक स्टेट ऑफ मैटर को आप दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे बना सकते हैं, और गैस से वापस लिक्विड एंड सॉलिड कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।